रिकॉर्डिंग चल। मैंने रिकॉर्डिंग की स्टार्ट की। चलिए साथियों, हम अपना आगे का सेशन प्रारंभ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग वापस अपने अपने सीट्स पे आ गए होंगे। तो अब अभी हमने अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को सुना, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जब एजुकेशन के हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमें पाना है तो निश्चित रूप से हमें अलग अलग सेक्टर्स के साथ, ये तो केवल एक उदाहरण थे तीन जो कि सेक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी डिपार्टमेंट से जो सरकारी डिपार्टमेंट हमारे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन की और उसकी जरूरत पड़ेगी। और आज आपने अभी देखा कि किस तरीके से जब हमने इंडिकेटर देखा था रिटेंशन रेट, और उसमें रिटेंशन रेट ना होने का एक कारण जो है वो यह भी है कि कई कई जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो है वो उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो टीन एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस कारण से वो सेकेंडरी लेवल पर या हायर सेकेंडरी लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर हम इस प्रकार के सूचनाओं को, जो जैसे कि डॉक्टर वंदना ने बताया कि ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप सेंसस में जाएंगे तो सेंसस में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मिलेगा कि 14 साल से लेकर के और 19 या 2 बच्चे हुए हैं, मतलब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक तरफ हमें ये जानने में मदद करेगा कि हमारे जिले के अंदर कितने चाइल्ड मैरिज का स्टेटस है और कितना टीन एज प्रेगनेंसी का इंडिकेटर्स है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो इंफॉर्मेशन है उसको आप जरूर एक्सेस करें। आज आपने अभी पंकज की बात सुनी, और पंकज की बात से आपको ये लगा होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कहां कहां तक पहुंचती है और योजना में उसका किस तरीके से उपयोग होगा। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण अभी पंकज ने दिया था, उसी को मैं लेना चाहूंगा कि हम लोग इंफॉर्मेशन भरते हैं कि स्कूल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो वो किस तरीके की है, कुएं से है, हैंडपंप से है, पाइप वाटर है, किस तरीके का है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल और वैलिड तब मानी जाएगी कि अगर मान लीजिए हमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दिया और वो डिपार्टमेंट अगर हमें ये कहता है कि नहीं साहब, हमें यू डाइस से तो ये मिला कि इस जिले के अंदर इतने स्कूल हैं, इतने स्कूल में से इतने स्कूल के अंदर ये सुविधा है, लेकिन जब हमने अपने लोगों को ग्राउंड में भेज करके चेक करवाया तो उसकी स्थिति इस प्रकार की निकली। तो निश्चित रूप से अगर जब स्थितियां, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति में डिफरेंस आता है तो फिर हमारे जो सूचना है उसके ऊपर कई बार प्रश्न उठता है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये विशेष रूप से ये ब्लॉक के साथियों के लिए है कि आप जब अपने शिक्षकों से बात करें तो उनके साथ हमें ये बात करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो फील करें, उस इंफॉर्मेशन को केवल ये सोच के फील नहीं करें कि कोई देखने वाला नहीं है। हमें ये समझना होगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग फील कर रहे हैं उसका न केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसका उपयोग होता है। और आपने एक उदाहरण देखा कि किस तरीके से भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने हमारा जो डेटा था, यूडाइस का डेटा है, उस यूडाइस के डेटा को किस तरीके से जल शक्ति मिशन के अंदर यूज किया है। तो निश्चित रूप से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, उस सबको हमें रिलायबल और वैलिड हमें बनाना होगा और उस दिशा में काम करना होगा। ये एक उदाहरण आपने देखा है, और शायद जो ब्लॉक अभी हमारे साथी ने भी सुबह कहा था, ये ब्लॉक के साथियों को इसमें जोड़ने का पर्पज यही था कि वो ये सोचें, ये इस बात को समझें कि जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप ही हमारे लिए मेन नींव है हमारे लिए। अगर आप जिस तरीके का मैसेजेस नीचे के लेवल पे पहुंचाएंगे उसी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। इसको हमें बहुत ही गंभीरता से हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टीचर्स हमारे जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फील कर रहे हैं, वो सही सही बिल्कुल सही प्रकार की इंफॉर्मेशन हो। तो साथियों अब हम बात करते हैं कि
जब हमें डेटा का एनालिसिस करना है, कल हमने इस बारे में बात किया कि कौन कौन से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, किस तरीके से हम उसको प्लानिंग में यूज करें। अभी शायद दीपक उसको आप लोगों को डिटेल में आगे या कभी जब होगा आपका मीटिंग तो उसमें बताएंगे। अभी भारत सरकार ने कल ही समग्र शिक्षा का जो 2021-22 का प्लान है, उस प्लान के लिए गाइडलाइन उन्होंने जारी किया है। और दो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस बार के गाइडलाइंस में हमें देखने को मिले हैं कि पहला यह है कि जो मैंने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में पहली बार बताया था और मैंने आपको ये इंडिकेट भी किया था कि इस बार का जो समग्र शिक्षा का गाइडलाइन आ रहा है उसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के काफी सारे बिंदु उसके अंदर जोड़े गए हैं। और आप देखेंगे दीपक जब सभी डिस्ट्रिक्ट्स को वो गाइडलाइन शेयर करेंगे और आप उसको देखेंगे कि वही बातें जो हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की है, उन्हीं बिंदुओं को भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जोड़ा है कि नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में हमें ये काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा था कि ईसीई के बारे में एक बात कही गई है कि 1 ईयर का एक होगा। कहां पर होगा कि जो स्कूल आंगनवाड़ी से जुड़े नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यूडाइस के अंदर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठी करते हैं कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय के परिसर के अंदर है। तो योजना बनाने में इस इंडिकेटर का, इस सूचना का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कितने स्कूल है हमारे जहां प्राइमरी सेक्शन है गवर्नमेंट के, उसमें से कितने स्कूल ऐसे हैं जहां आंगनवाड़ी इनसाइड है, और जहां पर आंगनवाड़ी इनसाइड नहीं है या आंगनवाड़ी दूर स्थित है वहां पर प्री प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से दी जाए। तो हमारे लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, सबका बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तो जो इंडिकेट आप जब उस गाइडलाइन को देखेंगे तो उसमें इस बार जो मैंने आपको बताया भी था कि हम जब विश्लेषण करते हैं या ध्यान रखते हैं तो हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को ध्यान रखना होता है। और समग्र शिक्षा में भी बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिखे गए हैं। और इस बार मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि समग्र शिक्षा की जो गाइडलाइन इस बार भारत सरकार ने इशू की है उस उन्होंने हर प्रोग्राम के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेंशन किया है। और वो की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, काफी सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे यूडाइस के सिस्टम से आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूडाइस का सिस्टम है वो शुरू से हमारे लिए योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब इस परिस्थिति में जब हमें नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना है उस दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा नियोजन इसी के बेस पर होता है। मैं आप लोगों से, जो हमारे विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारा परिवर्तन हुआ है यूडाइस से यूडाइस प्लस में। जब यूडाइस हमारे पास था, मुझे आप लोग सब जानते हैं कि उस डेटाबेस को ऑफलाइन आप ही कलेक्ट करते थे, उसकी डीएमपी आपके पास आती थी, काफी सारी रिपोर्ट्स आप लोग निकालते थे। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए ताकि मैं आपकी उस तरीके से मदद करने, मुझे मदद अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं मुझे काफी खुशी होगी कि अभी जब आप डेटा का एक्सेस करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे मान लीजिए अभी 2019-20 का आपके पास डेटा है, तो उस डेटा को यूज करने में आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है या किस प्रकार की दिक्कत आप आमतौर पर महसूस करते हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है, मैंने देखा नहीं है उस सिस्टम को, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि पहले उस सिस्टम में रिपोर्टिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब उसमें काफी सारी रिपोर्ट्स डाल दिया है। तो आप थोड़ा सा इस बारे में अगर दीपक या और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक दो साथी 2-3 मिनट में अगर मुझे कुछ ये बता पाएंगे कि अभी जो आपके पास अवेलेबल है जो यूडाइस प्लस का सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें किस तरीके की रिपोर्टिंग है, प्लस आपकी जो मेरा जो हमेशा आप लोगों ने पिछली बार भी हमने ट्रेनिंग किया है, हमारा इसमें जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है कि आप डे टू डे में आपको जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो आप कैसे निकाल सकें। तो वो थोड़ा सा अगर आप मुझे ये बता दें कि किस तरीके की दिक्कत आपको है या किस तरीके की आप लोग अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं कि आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे इस बारे में बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपकी उसमें कुछ मदद कर सकूं। तो दीपक जी या और भी कोई अगर जो डिस्ट्रिक्ट से साथी हैं वो अगर उस बारे में कुछ बता सकते हैं, दो एक साथी। हाँ जी। वर्तमान परिस्थितियों में अभी की जो करंट स्टेटस है यूडाइस डेटा की, तो यूडाइस पोर्टल पर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जोड़ दिए गए हैं। इवन बहुत सारे इंडिकेटर्स की रिपोर्ट भी जोड़ दी गई हैं।
अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने यूजर पासवर्ड देकर भी आपको वो कर सकता हूँ, तो आप एक बार उसको देख भी सकते हैं। और थोड़ा सा रिपोर्टिंग का थोड़ा इन्होंने पैटर्न बदला है। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है रॉ फॉर्म में दी हुई है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में स्कूल वाइज इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये खासतौर से उस समय बड़ी मदद करती है कि जब आप क्वेरी से कोई चीज़ नहीं निकाल पाते हैं और आपको कोई भी कस्टमाइज रिपोर्ट बनानी है, जैसे जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट उस रॉ डेटा को यूज करके बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सभी को उन्होंने डीएमपी उसमें डंप भी शेयर किया हुआ है, तो जैसे MIS यूजर के पास डंप अवेलेबल है। पोस्टग्रेस का जो मॉड्यूल है कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें कैसे आपको डेटा फाइल करना है अपना 7 ईयर का और लास्ट ईयर का, वो भी प्रोसीजर दी गई है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम तो अभी रहेगी, जैसा कि ब्लॉक से हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको अभी बहुत सारी रिपोर्ट उनको नहीं मिल रही है, और आपने भी बहुत अच्छी तरह से उनको बताया कि अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप जो इनिशियल लेवल पर आपको जो मॉनिटरिंग करनी है, जो आपको स्टेटस देखना है, क्रिटिकल वेरिएबल्स पे देखना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में। बल्कि आपकी आवाज मुझे तो सुनाई दे रही है, लेकिन काफी साथी कह रहे हैं कि उनको आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बहुत उसमें पास में ही बैठा हूँ माइक के, और मुझे लगता है कि वॉल्यूम ठीक ही है। आपको ठीक से आ रही है ना आवाज? एनीवे मेरा ये कहना है कि अगर आप हम लोग डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ फीडबैक ले लेते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि जो डेटा उनको यूडाइस पोर्टल पे दिया है वो उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं, उसको पोस्टग्रेस एक्सेल से रिपोर्ट निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फीडबैक लेकर उनको पोस्टग्रेस की कुछ क्वेरीज, बेसिक क्वेरीज हम लोग उनको बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद दीपक। स्टेट के कोई डिस्ट्रिक्ट से और कोई साथी कुछ बात कहना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट से कोई साथी? डिस्ट्रिक्ट से कोई साथी बोलना चाहें? गणेश सर, हमारा थोड़ा सा समय का भी शॉर्ट हुआ है, तो मेरे हाँ ख्याल से हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा कंटिन्यू कर लें। अभी ये इसमें करेंगे तो थोड़ा मतलब 5-10 मिनट का वो हो ही जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस 2-3 मिनट ही थोड़ा समझ लेता हूँ, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो हम मैनेज कर लेंगे। 12 बजा है अभी, तो ठीक है। ठीक है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। साथियों, जो आपने बात कही है कि आपको जो डेटा है उस डेटा को निकालने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, इनरोलमेंट्स का और ये, और निश्चित रूप से दिक्कत आपको क्या सभी को निश्चित रूप से आती है, क्योंकि ये सिस्टम अभी नया है और नए सिस्टम को स्टैब्लिश होने में काफी टाइम लगता है। यूडाइस का सिस्टम भी एक दिन में नहीं बना था। यूडाइस का जो सिस्टम है, और दीपक जी उसके शुरू से उस सिस्टम में जुड़े हैं, और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है रिपोर्टिंग और उसके लिए। आवाज की दीपक, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ गणेश। सुन पा रहे हैं? ठीक है। तो देखिए साथियों, मैं एक आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कहूंगा कि ये सिस्टम को भी उसी तरीके से इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, और जो आपकी जरूरत है, लेकिन हमें डेटा का एक ही तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें जो डेटा है वो रॉ डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास, उस रॉ डेटा को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि जो साथी हमारे विशेष रूप से जो डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं वो ये जानते हैं कि पिछली बार जब हम लोगों ने आपके साथ ट्रेनिंग किया था, तो हम लोगों ने आपको कुछ क्वेरीज दी थी, और उस क्वेरीज के माध्यम से आप लोगों ने जो है अपना स्कूल वाइज डेटा निकाला था। और आपको शायद कुछ साथियों को ये भी याद होगा कि पहले हमने
स्कूल वाइज क्यूरी निकाली थी, उसको स्कूल वाइज क्यूरी को निकाल करके हमने फिर उसको हम एक्सेल शीट में ले जाते थे, वहां कुछ फार्मूला कैलकुलेशन होता था और वो उस तरीके से करते थे। अभी साथियों हम लोगों ने ये किया है कि शुरुआत में मतलब हमारी तरफ से, मतलब एज ए मिनिस्ट्री तो जो अपने हिसाब से कर रही है, कर ही रही है, यूनिसेफ की तरफ से हमने जो पिछली बार आप लोगों को जो रिपोर्ट्स, जो स्कूल वाइज जो इंफॉर्मेशन दिया था, उसी इंफॉर्मेशन की क्यूरी को हमने वापस से बनाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि वेरिएबल नाम और टेबल्स नाम और सब कुछ चेंज हो गए हैं। तो हमने उसी को पोस्टग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो वो क्यूरी सेम आप यूज कर सकते हैं। और अभी हम आपको उसको मैं करके भी आपको बताऊंगा और आप उसको देख सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी पता नहीं आप लोगों ने कहा था या किसी दूसरे ने कि अभी प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा अलग अलग जगह होता है, तो दो टेबल में अगर है तो एक टेबल में कैसे लाएं, और काफी सारा उसमें दिक्कत होता है। तो हमने इनिशियल लेवल पर कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं और उन इंडिकेटर्स को हमने स्कूल वाइज हमने यहाँ पर बनाया है, वो क्यूरी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज हमने ये किया है कि, और अब पहले की जो हमारी क्यूरी थी, मतलब यूडाइस में जब आपको हमने 2015 में दिया था डेटा, और उस क्यूरी में दोनों में फर्क ये है कि पहले आप उस क्यूरी को एक्सेल में ले जाते थे और एक्सेल में कुछ फार्मूला कैलकुलेट होते थे और उसके बाद वो हमारे पास आ जाता था। अब इसकी जरूरत नहीं, हमने उसको जो भी कैलकुलेशन थी अभी हमने उसको क्यूरी के अंदर ही बिल्ड कर दिया है। तो आपको स्कूल वाइज पूरी 100-150 वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आप उसको देख सकते हैं, वेरिएबल के नाम वहां पर है। अगर इसमें से अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी तो दीपक जी को आप बता सकते हैं, और दीपक जी और हमारा नियमित रूप से जुड़ाव रहता है, तो वो वेरिएबल्स हम और जोड़ देंगे। जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कि हमने 3 टेबल जो आपकी है, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल मास्टर, स्कूल फैसिलिटीज, न्यू एडमिशन, इस तरीके की जो 3-4 टेबल, टीचर की टेबल, इनरोलमेंट की टेबल, वहां से हमने डेटा उठा करके सबको एक दिया है। तो आप उसमें एक ही शीट में आपको क्या क्या मिलेगा, स्कूल के बारे में पूरी जानकारी, उसका नाम क्या है, क्लस्टर कौन सा है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है ना, प्लस उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज की पूरी जानकारी, प्लस उसके बच्चे प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर सेकेंडरी तक कितने बॉयज गर्ल्स टोटल ये मिल जाएगा, टीचर्स की संख्या मेल फीमेल बॉयज कितने, प्राइमरी लेवल पे कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, अपर प्राइमरी लेवल पे कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, और साथ में फिर वो आरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम एनालिसिस करते थे उसकी पूरी 100-150 300 जो वेरिएबल हैं उसमें मिल जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस शीट को देखिएगा, उसको जो क्वेरी है उसको आप देखिएगा, उसको आप अपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई और वेरिएबल जोड़ने की जरूरत है तो हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो पहला काम तो हम एक क्वेरी तो हम आपको इस तरीके का देंगे। दूसरा जो हम क्वेरी देंगे, अभी यहाँ पर एक साथी ने कहा था कि SC ST वाइज और उस तरीके का डेटा मिलने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो हमने एक ही क्वेरी बनाई है और उस एक क्वेरी में आपको ग्रेड वाइज आपको इनरोलमेंट मिलेगा, ग्रेड वाइज, बॉयज गर्ल्स, पहले टोटल, जनरल, SC ST OBC मुस्लिम, वो एक ही शीट में आपको मिल जाएगा। एक किसी साथी ने लिखा कि उनको BPL और वो भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन शुरुआत में अभी हमने इनरोलमेंट बाय सोशल ग्रुप और बाय उसकी क्यूरी जो है वो बनाई है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यूरी रन कीजिए, आपको टेबल मिल जाएगा। अभी हमने जो क्यूरीज में डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा है, यानी जो स्कूल का कोड है कॉमा करके 4 लिखा है यानी डिस्ट्रिक्ट है, आप जब इसको रन करेंगे तो आप कॉमा करके 6 कर दीजिए, तो आप उसमें आप उसको ब्लॉक वाइज निकाल सकते हैं। तीसरी क्वेरी जो हमने निकाली है वो रिपीटर्स की निकाली है, इसी तरीके से जैसे एनरोलमेंट का। क्योंकि ये सब हमें क्यों जरूरत होता है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट और एक साल का एनरोलमेंट दूसरे साल के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। एनरोलमेंट बाय कैटेगरी, एनरोलमेंट बाय जेंडर और बाय डिस्ट्रिक्ट, बाय ग्रेड्स, ये सब। तो ये सारी की सारी आपको एक ही क्वेरी के अंदर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो क्वेरीज हैं वो आपको बताऊंगा और फिर उसको मैं आपको
सिस्टम पे रन करके मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जस्ट थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और साथ में इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जैसे मैंने रिटेंशन रेट आपको दिया है, तो उन सब के हम आपको टेम्पलेट दे देंगे। आपको करना ये है कि आपको जो क्वेरी से डेटा निकलेगा, उस क्वेरी से आपको डेटा को वहां पर फिल करना है, और फिर आप उसको आराम से आगे कर सकते हैं। ईयर जहां पर है, ईयर आप सबको पता है कि जो विशेष रूप से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं, कि ईयर आप चेंज कर दीजिएगा, वो आया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो क्वेरी मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा मैं आपको, वो 19-20 के आधार पर है। यानी चूंकि आप सबको पता है कि 17-18 में जो डेटाबेस था और जो 19-20 का डेटाबेस है, उसमें काफी सारे वेरिएबल्स और उसमें परिवर्तन आ गए हैं। तो मैं आपको अभी जो दे रहा हूं वो 19-20 के डेटा के आधार पर दे रहा हूं, और अभी थोड़ी देर में मैं उसमें 18-19 का भी मैं क्वेरी डाल दूंगा, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आप 18-19 का भी निकाल सकते हैं, 19-20 का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई वेरिएबल्स में और टेबल नेम में और इन सब में काफी चेंजेस हुआ है, तो वो भी हमने आपके लिए किया है। ये क्लियर क्लियर है सबको? हाँ कनीश जी, ये स्पष्ट हो गया है। हाँ, मुझे लगता है अच्छा। अभी हाँ, ये साथी जो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट वाइज देखना है, तो कोई बात नहीं साथियों, इतना बेसिक आप लोग जो डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो क्योरी है उसमें सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट जोड़ दीजिए। जहां पर वेयर लिखा है, उस वेयर में एड स्कूल मैनेजमेंट, या आप उसको स्कूल वाइज ग्रुपिंग, मैनेजमेंट वाइज ग्रुपिंग करा लीजिए। तो हम बेसिक आपको दे रहे हैं, उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप चेंजेस आराम से आप इसको कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि है, और कोई जरूरत होगा तो हम 1-to-1 आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मैं अपनी स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूं, और उस स्क्रीन में मैं आपके साथ में आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है सबको दीपक जी, जिसके अंदर अ, कुछ फाइल्स दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू। जो मैंने ड्रॉप बॉक्स का आपको लिंक दिया था, उसी लिंक में मैंने ये क्योरी और टेम्पलेट, ये मेरे 2 फोल्डर हैं। ये 2 फोल्डर मैंने, अगर आप अभी जाएंगे वहां पर ड्रॉप बॉक्स के लिंक पर, तो वहां पर ये क्योरी और टेम्पलेट ये वहां पर अपने आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि टेम्पलेट, 3 टेम्पलेट है वहां पर। पहला टेम्पलेट है GER NER और जो भी इनरोलमेंट के इंडिकेटर होते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो दूसरी जो टेम्पलेट है वो रिटेंशन रेट का है। और तीसरा जो टेम्पलेट है वो हमारा स्टूडेंट फ्लो का इंडिकेटर का है। स्टूडेंट फ्लो जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, ड्रॉप आउट रेट। और उसके अलावा भी आप अगर उस शीट में देखेंगे तो आप इनरोलमेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक साल से दूसरे साल में। प्लस आपको ये पता चल जाता है कि कितना इनरोलमेंट परसेंटेज में कम हुआ है, कितना ड्रॉप आउट में कम, कितना एक्चुअल टर्म में कम हुआ है। और हमारे लिए मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे अच्छी, बहुत बढ़िया एक टूल है। पिछली बार भी आप लोगों ने इसको यूज किया है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट के साथियों से यूज कहूंगा कि आप उसको देखिए। आप जब सोशल ग्रुप वाइज देखेंगे आपको, तो आपको पता लगेगा कि यार ये इतना बड़ा चेंजेस मेरे यहाँ पर क्यों हो रहा है। और जो कल जैन साहब ने बात कही थी, ML जैन साहब ने, कि जैसे मुस्लिम का जब हम देखते हैं तो कई जगह पर छूट जाता है या कई जगह पर उसमें दिक्कत है, तो इनरोलमेंट बड़ा फ्लैक्चुएट होता रहता है, उसकी वजह से उसके जो इंडिकेटर का हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो मैं आपको पहले एक एक टेम्पलेट के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैंने इसमें कुछ डमी जो कुछ डेटा डालने का कोशिश किया है। तो आप सब जानते हैं कि जब हम इनरोलमेंट रेशियो कोई भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें जरूरत होता है पॉपुलेशन का। तो हमने यहाँ पर 2019-20 की पॉपुलेशन दिया है, और जो जो पॉपुलेशन हमने आप लोगों को यहाँ पर दिया है वो हमने कैलकुलेट किया है, जो मिनिस्ट्री ने पॉपुलेशन दिया है। आप सबको पता है कि MHRD अब हर साल के लिए
स्टेट लेवल की पॉपुलेशन देती है। तो जो आप जो नीचे यहाँ पर जो पॉपुलेशन देखेंगे, ये चूंकि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट का है तो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ये केवल आपको एक डमी के रूप में दिया है। तो उस पॉपुलेशन के आधार पर हमने डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन बनाया है उसी रेशो में। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर हर राज्य में ऐसा ही होता है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट वालों को करने की जरूरत नहीं होती है, जो हमारे स्टेट के साथी होते हैं वही उसको करके और उसको आप लोगों को भेजते हैं। तो ये पहला काम हमारा है कि जो हमारे पास चाइल्ड पॉपुलेशन होती है। और उसके बाद आता है हमारा एनरोलमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनरोलमेंट क्लास 1 to 2, 6 to 8, 1 to 8, 9 to 10, 11 to 12, ये पूरा एनरोलमेंट आ गया है। तो ये आपको, ये जितनी भी है आपको एक एक लाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे क्योरी बता रहा हूँ, उसी क्योरी से ये पूरे का पूरा एनरोलमेंट का टेबल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से एनईआर के लिए जो हमें जरूरत होता है, अब मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा आपको कि एनईआर में किस तरीके का डेटा आता है और एज स्पेसिफिक में क्या आता है और एडजस्टेड में क्या आता है, पर जो ब्लॉक के साथी हैं शायद पहली बार जुड़े तो मैं उनको बता दूं कि जो हमारे एनरोलमेंट रेशियो होते हैं वो चार एनरोलमेंट रेशियो होते हैं। पहला एनरोलमेंट रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, दूसरा होता है नेट एनरोलमेंट रेशियो, तीसरा जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो होता है उसको हम कहते हैं एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, और चौथा एनरोलमेंट रेशियो होता है एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो। यानी नेट एनरोलमेंट रेशियो ही होता है लेकिन उसको एडजस्टेड किया जाता है, तो इसलिए उसको हम एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने ये चारों के चारों इंडिकेटर्स के लिए जो एनरोलमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तरीके के एनरोलमेंट की जरूरत होती है, तो वो हम क्योरी से निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम ये इसको लेके आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, सिंपल होता है कि जो आपने एनरोलमेंट निकाला उसको जो टोटल पॉपुलेशन है उससे हमें डिवाइड करना है। जो ये टेम्पलेट है उन टेम्पलेट के अंदर आपको जहां भी ये ऑरेंज रंग का जो मिलेगा इसका मतलब है कि यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर बॉयज गर्ल्स टोटल और लेवल वाइज, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, उन सब का यहाँ पर जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो और एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो, प्लस उसके बाद हमने निकाला हुआ है जेंडर पैरिटी इंडेक्स कि जो कि लड़के और लड़कियों में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं अभी आपको टेम्पलेट आप देखेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद में आपको जो मध्य प्रदेश का हमने एनालिसिस किया है उसको भी मैं आपके सामने शो करूंगा। तो ये इसी तरीके का ये डेटा जो इंडिकेटर है उसको हम जो एनरोलमेंट रेशियो के इंडिकेटर्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी जो क्योरी है, जो डेटा निकल के आएगा वो आएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे नंबर की क्योरी है जो आपको दिख रही है, एनरोलमेंट रेशियो कंबाइंड फाइनल 2019-20। मैं लिंक भेज रहा हूं अभी आपको, थोड़ी आप मुझे टाइम दे दीजिए, 1 मिनट, मैं आपको भेज रहा हूं। तो ये जो क्योरी है, ये क्योरी आपको आपके लिए हमने यहाँ पर बनाई है पूरी। जैसे मैंने कहा कि वो जो टेम्पलेट बनाया है उस टेम्पलेट में आप इस क्योरी को डाल देंगे और आपको ये डेटा निकल के आ जाएगा। सिंपल चीज क्योरी है, इस क्योरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है। क्योरी को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए, और इसको आप पोस्टग्रेस में जाएंगे। आप सबके पास मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वालों के पास पोस्टग्रेस डेफिनेटली होगा। ये जो यहां पर आप जाएंगे, आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग पहले टोट के थ्रू जुड़ते थे, अभी आपको ये पोस्टग्रेस दिख रहा है, पोस्टग्रेस दिख रहा है दीपक भाई और साथी? जी सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, थैंक यू। अब इसमें आप अभी क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे पोस्टग्रेस पे ट्रेनिंग देना नहीं है, तो इसलिए मैं उससे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सबको पता है कि हम पीजी एडमिन यहाँ पर सर्च करते हैं और हमारा ये ब्राउजर में खुल जाता है। आप इसको जाएंगे और यहाँ पर जाके आप डेटाबेस पे कलेक्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ एमपी का डेटाबेस पे काम करना है, तो यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर एक क्योरी टूल है, इस क्योरी टूल पे मैं कलेक्ट जा करके, और ये मैंने अपनी क्योरी ली और इस क्योरी को मैं रन करना है। तो क्योरी मेरे पास है, उस क्योरी से मुझे क्या मिलेगा,
मुझे जो एनरोलमेंट के इंडिकेटर्स हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो और एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो के लिए जो एनरोलमेंट की जरूरत होती है वो मैंने यहां पर क्यूरी में ऑलरेडी लगाया हुआ है, वो हमें यहां पर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमने यहां पर क्या किया है। पहले अगर मुझे पता नहीं कि आपके साथ कैसे हुआ था, हम लोग अलग अलग क्यूरी निकालते थे और फिर कहते थे आपको कि इतनी क्यूरीज आप डालें, तो उसमें लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। इस बार हमने क्या किया है कि इन सब क्यूरियों को मर्ज कर दिया और एक ही क्यूरी यहां पर ले दी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये पूछ यहाँ पर है, मान लीजिए मेरा ये GER के लिए है, तो यहाँ पर ये एनरोलमेंट पूछ रहा है C1 C2 C5, है ना, सारा बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये अपर प्राइमरी लेवल का है तो यहाँ पर है, लेकिन जहां पर एज की जरूरत है यहाँ पर एज भी हमने यहाँ पर मेंशन की हुई। तो क्योरी में ऑलरेडी टेस्टेड क्योरी है जहां पर है, जैसे एनरोलमेंट चाहिए, लेकिन मुझे NER के लिए क्या चाहिए होता है, एनरोलमेंट क्लास, मान लीजिए एलिमेंट्री का निकालना है तो एनरोलमेंट क्लास 1 से 8 का, लेकिन वही बच्चे चाहिए जिनकी उम्र 6 साल 7 साल 8 साल से लेकर के 13 साल तक की है, तो वो यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से हर एक इंडिकेटर के लिए हमने और हर एक लेवल के लिए यहाँ पर क्यूरीज बनाई हुई है। और ये क्या है, मल्टीपल क्यूरीज है, यानी आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से 36 क्यूरीज हैं और उन 36 क्यूरीज को हमने मर्ज करके एक क्यूरी बना दी है, मतलब तो अब उतना टाइम नहीं लगता है। अब मान लीजिए इसको मुझे चाहिए, ये यहाँ पर इसमें और टोड में ये फर्क है कि टोड में सेकंड्स में निकल जाता था, यहाँ भी कम, यहाँ थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोगों ने क्यूरीज को 2 सेकंड और 3 सेकंड में देखा है। यहाँ पर ये करीब 1 मिनट के अंदर अंदर में ये डेटा आ जाता है। तो आप यहाँ पर आपको क्यूरी डालना है और क्यूरी डाल करके आप रन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये, अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप यहाँ पर जहां स्कूल कोड के आगे (1, 4 लिखा हुआ है, आप (6) कर देंगे। जहां जहां आप (6) करेंगे तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉक वाइज आपके पास आ जाएगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट के साथ ही है आपको सिर्फ क्यूरी के अंदर (4) के बजाय (6) करना है, तो आप एक साथ भी फाइंड रिप्लेस से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्यूरी में जैसे मैंने कहा कि टाइम थोड़ा सा इसके अंदर लगता है एज कंपेयर टू जो हमारा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में ये क्यूरी जो है वो यहाँ पर रन हो रही है, और क्योंकि मध्य प्रदेश की है तो थोड़ा सा नंबर ऑफ स्कूल ज्यादा होते हैं तो ये टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये क्यूरी यहाँ पर बैकग्राउंड में रन होती रहेगी, आती रहेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे जो रिजल्ट्स निकल के आता है वो कैसे हमारे सामने आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, ये शीट दीपक जी मैं आपको भेज दूंगा। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया आपको कि हमने ये किया है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन निकाली है। तो कैसे निकाली हमने कि सबसे पहले हमने 2011 की पॉपुलेशन ली, 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे उस समय तो उन 2 डिस्ट्रिक्ट का हमने नहीं लिया है, ठीक है ना, जो 50 डिस्ट्रिक्ट थे उन्हीं की लिया है। तो ये 2011 की पॉपुलेशन थी और यहाँ पर हमने उनको रेशो माना है कि उस डिस्ट्रिक्ट का रेशो उतना है। फिर हमें ये मिनिस्ट्री से जो पॉपुलेशन मिली है हमने यहाँ पर डाली है, ये यहाँ पर एज वाइज ये मिनिस्ट्री देती है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिनिस्ट्री हमें इस पॉपुलेशन को देती है और उसके आधार पर ये प्रोजेक्टेड हो गई 2019-20 की, क्योंकि हमने इसको फार्मूला लगा हुआ है। तो आपको जो स्टेट के साथी हैं उनको सिर्फ ये करना पड़ता है कि हर साल जो मिनिस्ट्री की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को यहाँ पर ये पीला है यहाँ पर भरना है सिर्फ, तो ये भरते ही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एज वाइज ग्रेड जो भी है वो आ जाती है। तो ये जो शीट है नेक्स्ट शीट, इसमें ये चाइल्ड पॉपुलेशन हमने जो पिछली शीट कैलकुलेट की है वहां से ये चाइल्ड की पॉपुलेशन आ रही है। और इसके बाद हमने क्या किया है, ये जो अभी हम क्यूरी चला रहे हैं उस क्यूरी से हमें ये डेटा मिल रहा है, वो पूरी की पूरी क्यूरी एक साथ हमने यहाँ ला करके और हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। तो ये जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मैं देख लेता हूँ इतना, अगर वो हो गई हो तो ये हमारे इंडिकेटर कैलकुलेट हो गया है कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, नेट एनरोलमेंट रेशियो कितना है, एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट कितना है, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट क्या है। तो अगर हम यहाँ पर अभी जो हमने कैलकुलेशन किए हैं उससे अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस शीट में आपको दिख रहा है
आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि हमारा एलिमेंट्री लेवल पर तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 90 से ऊपर है, लेकिन जब हम सेकेंडरी लेवल पर आते हैं तो ये 75 है, और अपर प्राइमरी पर अपर हायर सेकेंडरी पर आते हैं तो ये बहुत ही कम हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गैप किस किस लेवल पर कम है, आपको दिख रहा होगा। हमारा जो इनरोलमेंट रेशियोज हैं वो किस लेवल पर कम दिख रहे हैं हमें, कोई भी साथी? हेलो, कोई भी साथी प्लीज बताइए, या चैट बॉक्स में आप लिखिए, मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूं। सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी लेवल पर से हायर सेकेंडरी लेवल पर हमारा बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, और एलिमेंट्री लेवल से लेकर के सेकेंडरी लेवल के बीच में भी हमारा जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इंडिकेटर्स को जब आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको आप आराम से देख सकते हैं कि कहां पर किस तरीके का सिचुएशन है। तो हमें करना यह है कि इस टेम्पलेट को यूज करना है। क्यूरी से हम अपने सिस्टम में डेटा को हम आराम से निकाल सकते हैं, और जो साथी हैं उनको सिर्फ इतना सा करना है कि डेटा को एक बार वहां क्वेरी के माध्यम से निकालना है, और वो क्वेरी के माध्यम से अभी भी रन कर रही है, आ गया है, ये देखिए अभी ये डेटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये अभी आप जो देख रहे हैं कि प्राइमरी का एनरोलमेंट, अपर प्राइमरी का एनरोलमेंट, ये सारे की सारी पूरी की पूरी क्वेरी जो है हमारी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितनी भी क्वेरीज थी हमारी वो सारी की सारी यहाँ पर निकल करके हमारे सामने आ गई है। ये एन का मतलब ये इसके लिए है, तो ये पूरा का पूरा इतनी मल्टीपल क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर निकल करके हमारे सामने आया है। तो सिर्फ आपको जिस तरीके से ये डेटा में सिर्फ बताया है कि यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके फिर आप इसको अपना जो ये टेम्पलेट है इस टेम्पलेट के अंदर आप यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे एक मिनट, या ये जो हम देख रहे थे यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपने वहां से जो क्यूरी आई है ये तो पॉपुलेशन निकल के आया, और ये क्यूरीज थी हमारी इनरोलमेंट की वो यहाँ से इस तरीके से निकल के आएगी। तो हम लोग इसको आराम से यहाँ से ऊपर से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो लिखा था वो 46,000 श्योपुर नंबर 1 हमारा 2301 है, उसमें 89,000 इनरोलमेंट प्राइमरी लेवल का था। तो यहाँ से आपको इसी क्यूरी के माध्यम से लेवल वाइज एनरोलमेंट भी आपको इसके इसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये भी एक इसके अंदर बेनिफिट है। अलग से भी मैं क्यूरी दे रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 46,643 और ये 89,000 ये क्यूरी यहाँ पर है। तो ये इस तरीके से हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज आपने देखा होगा, मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहूंगा, एक हमारा इंडिकेटर है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है? हम जो कहते हैं जेंडर पैरिटी इंडेक्स, क्या मतलब होता है इसका? कोई भी साथी? जेंडर पैरिटी इंडेक्स, और ये हमारे प्लानिंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या ये दर्शाता है? कोई भी साथी भाई, डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथी बिल्कुल कमजोर हैं कि क्या बात है, बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है, शर्मा रहे हैं या डीओ साहब लेके बैठे हैं उनको? हेलो। दिनेश प्लीज इसको देखकर रिस्पॉन्स करें, आप समझ पा रहे हैं या नहीं? ये सुनील जी ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। कोई भी साथी बताएं प्लीज।
मुझे हो लगता है अनम्यूट करने में या कोई नहीं, अनम्यूट करने में तो एक मिनट पूछ लेते हैं, अनम्यूट करने में दिक्कत तो नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स एडमिशन डिफरेंस, राइट, एनरोलमेंट, ठीक है। लोग लिख रहे हैं बट बोलने में कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लें। हाँ, तो देखिए जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो हमें ये बताता है कि अभी हम यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं। देखिए जब जैसे हमारे जो सुनील जी हैं ग्वालियर से, उन्होंने लिखा कि टोटल बॉयज एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय गर्ल्स, अगर हम ये निकालते हैं तो इसमें फिर सेक्स रेशो की बात आ जाती है। अगर मैं ये कहता हूं तो वो कहलाता है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन एनरोलमेंट। एक्चुअली क्या आप ये कहते हैं कि 100 लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं, तो आपका रेशियो ऑफ बॉयज इन गर्ल्स करके आप निकाल देते हैं मतलब। लेकिन क्या होता है कि उसमें आप कहते हैं कि साहब सेक्स रेशियो हमारा ज्यादा है, कम है, जैसे भिंड मुरैना और इनमें काफी कम है, तो वो रेशियो हमारा कम आएगा। दूसरी तरफ कई जिलों में जो सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर हो जाता है, जैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां वो रेशियो अच्छा आएगा। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इंडिकेटर कैलकुलेट करते हैं और फिर उस इंडिकेटर में निकालते हैं, क्योंकि इंडिकेटर तो परसेंटेज में निकलता है, क्योंकि वो तो पॉपुलेशन से डिवाइड होता है। अगर दोनों के बीच में फिर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि हमें ये पता लगता है कि हमें किसके लिए काम करना है। जेंडर पैरिटी मतलब बॉयज और गर्ल्स की सिचुएशन क्या पैरिटी है, यानी दोनों बराबर हैं या दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस जेंडर पैरिटी में आपको अभी 3 रंग आपको दिख रहे होंगे। एक दिख रहा है हरा, हरे रंग का मतलब है कि यहां पर जेंडर पैरिटी है। अगर जेंडर पैरिटी इंडेक्स 0.97 से लेकर के 1.03 के बीच में है तो इसका मतलब यह है कि पैरिटी है। याद रखिए 0.97 से लेकर के और 1.03 तक। अगर जेंडर पैरिटी की वैल्यू 1.03 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि सिचुएशन गर्ल्स के फेवर में है, यानी वहां पर कौन डिप्राइव्ड है, बॉयज। अगर उसी तरीके से 0.97 से कम है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन इज इन फेवर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वहां पे डिप्राइव्ड है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनरोलमेंट एलिमेंट्री लेवल तक तो बराबर है, पैरिटी है। लेकिन जो ही हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर आते हैं तो यहां पर यह सिचुएशन क्या हो जाती है, बॉयज के फेवर में हो जाती है और गर्ल्स यहां पर। तो इसका मतलब है कि इस जिले के अंदर हमें गर्ल्स एजुकेशन के लिए यहां पर काम करने की जरूरत है। वहीं पर अगर हम आते हैं, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं कि जैसे पन्ना, सागर, दमोह, ये देखने की जरूरत है कि यहां पर गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बॉयज के एनरोलमेंट रेशियो से ज्यादा है। यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे ये सागर है और जिन साहब सागर से हैं, तो हम यहां पर देखते हैं कि एनरोलमेंट रेशियो जो है वो क्या निकल के आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि लड़कों का जो एनरोलमेंट रेशियो है इसके अंदर, सागर के अंदर 49.8 है, लेकिन लड़कियों का 57.60 है। यानी लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा प्रतिशत में जो रेशो है वो यहाँ पर ज्यादा पढ़ रही हैं। अगर आप इसका एनरोलमेंट भी देख लेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। और आप देख लीजिए, अगर आप एक्चुअल एनरोलमेंट भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको एक्चुअल एनरोलमेंट में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, हाँ, कि 28,000 जो सागर में 28,900 जो है वो लड़के हैं और 28,579 लड़कियां हैं। लेकिन पॉपुलेशन में लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए यहां पर ये इस बराबर होते हुए भी लड़कियों का जो एनरोलमेंट रेशियो वो ज्यादा है। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हमें किस लेवल पर, ये इसीलिए हमने यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया है कि कलर भी दिया है ताकि आसानी से आप इसको देख सकें कि किस स्तर पर, किस जगह पर हमें काम करना हो। यदि जैसे अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो हमारा केवल झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहां हमें इवन प्राइमरी लेवल पर काम करने की जरूरत है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मुझे थोड़ा सा बुरहानपुर पे थोड़ा सा वो होता है क्योंकि छोटा जिला है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति वहां पर है कि वो उनका जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो काफी कम है, मतलब वैल्यू काफी कम है और वो गर्ल्स की स्थिति में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, इसको आप मैप के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं कि स्थितियां हमारी क्या है। तो ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम डेटा को लेकर के और उसका जो है विश्लेषण करने की हमें हमारे लिए यहाँ पर जरूरत होती है। इसी तरीके से अंडर एज और ओवर एज भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रहे हैं, ताकि अंडर एज और ओवर एज का मतलब होता है कि जो बच्चे उस ग्रेड के लिए नहीं है लेकिन फिर भी उस ग्रेड के अंदर वो आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक टेम्पलेट के माध्यम से हम पूरा का पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी अभी हमने आपको बताई कि किस तरीके से हम जो अपना इंडिकेटर है उस इंडिकेटर की यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा टेम्पलेट हम आपको दे रहे हैं वो स्टूडेंट फ्लो का दे रहे हैं आपको। स्टूडेंट फ्लो का जैसे मैंने आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश का है और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग शीट है। यहाँ पर टोटल है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मुस्लिम है। आपको हर साल के लिए इस तरीके का एक क्यूरी मिलेगा और आपको क्यूरी जो है वो टोटल, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी का एक क्यूरी चलाएंगे आप और आपको सारा क्लास वाइज एनरोलमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगा। आप उसको अगर (4) के बजाय (6) करेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा ब्लॉक वाइज मिल जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए ये क्यूरी है, आप जहां पर ये स्टूडेंट फ्लो लिखा होगा, एनरोलमेंट बाय ग्रेड एंड सोशल ग्रुप लिखा है, ये क्यूरी को आप रन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले आपको टोटल मिलेगा, फिर उसके बाद जनरल का मिलेगा, फिर एससी का मिलेगा, फिर एसटी का मिलेगा, फिर ओबीसी का मिलेगा, फिर मुस्लिम का मिलेगा। वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ये क्यूरी चलाने पर आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। पहले अगर आपको याद होगा आप लोग बार बार क्यूरी चलाते थे और तब कहीं जाकर के वो एनरोलमेंट आता था। अब हमने एक ही टेबल के अंदर कर दिया है। जो हमारे मैं वापस से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के साथियों को सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा कि ये जो है (4) जो लगा हुआ है यहाँ पर आप (4) के बजाय आप (6) कर दीजिएगा जहां जहां, तो एक ही फाइंड रिप्लेस से आप कर लेंगे तो आपका ये जो है ब्लॉक वाइज भी बन जाएगा। तो ये जिस तरीके से अभी आप देखेंगे कि जैसे टोटल का एनरोलमेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट फाइल में हमने क्या किया है, ये पहले हमने 2019-20 का डाला। आप सबको पता है कि जब हम प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 साल की जरूरत होती है, यानी पिछले साल का एनरोलमेंट और इस साल का एनरोलमेंट प्लस रिपीटर। तो आप देखेंगे कि इस क्यूरी के माध्यम से हमने डेटा निकाला, जैसे 2019-20, 18-19 का डेटा निकाला, यहाँ फिट किया, फिर उसके बाद ये 2019-20 का डेटा निकाला हमने और यहाँ पर फिट किया, फिर उसके बाद हमने ये रिपीटिशन का डेटा निकाला और उसके बाद यहाँ पर यही डेटा हमें डालना है और फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन आराम से यहाँ पर किया हुआ है कि प्रमोशन रेट क्या है, रिपीटिशन रेट क्या है, ड्रॉप आउट रेट क्या है, ट्रांजिशन रेट क्या है। अब हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, कम है, वो सारा का सारा, कितने स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुए। आप इस शीट को देखिएगा, इस शीट को पहले भी आपने जो डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं उनके साथ हमने चर्चा किया है, उनको बताया ये एनरोलमेंट आ गया, कितना एनरोलमेंट चेंज हो गया। ये जो मैं आपको कह रहा था कि जो एनरोलमेंट चेंज का होता है ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई पर्टिकुलर जिले के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी जिले में अगर 6000 बच्चे हायर सेकेंडरी पे कम हो जाएं, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में, यानी 18-19 में जितने बच्चे थे कक्षा 11-12 में, और जब हम 19-20 में हमने देखा तो दोनों की तुलना की तो 6590 बच्चे कम हुए, जबकि होना क्या चाहिए था, बच्चे ज्यादा होना चाहिए था। इसी तरीके से आप सेकेंडरी में देख रहे हैं कि 7398 बच्चे कम हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो स्कूल छूटा है या कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है। और आप दूसरी चीज आप देखेंगे कि लड़कों का एनरोलमेंट कम हुआ है, लड़कियों का एनरोलमेंट कम नहीं हुआ है। लड़कियों टोटल में 6590 अगर एनरोलमेंट पिछले साल की तुलना में कम हुआ है तो उसमें 5600 यहाँ पर लड़के हैं। तो ये एक, जब आपके पास डेटा होगा, अब आप इसको ब्लॉक वाइज देखेंगे तो आपको कारण पता चलेंगे, और जब आपको कारण पता चलेंगे तो आप लोग उसका आराम से अच्छी तरीके से विश्लेषण करके उसकी सिचुएशन में इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो डेटा कलेक्ट करने का और उसका जो पीछे पर्पज है वो यही है कि हम डेटा को देखें, डेटा का विश्लेषण करें। और शुरू दिन हमने आपको ये बात कही थी
कि या तो डेटा में प्रॉब्लम है या स्थिति वैसी है। अगर डेटा में प्रॉब्लम है तो हम उस डेटा को सही करें, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करें, और अगर स्थिति में है तो हम जब अभी प्लान बना रहे हैं तो उसमें उस तरीके का कंपोनेंट रखें कि वो स्थिति में सुधार आए। जो सुनील जी ने बात बताया था उस समय जब मैंने जेंडर पैरिटी का बात किया था, तो सुनील जी ने बताया था कि जो एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट का डिवीजन उन्होंने बताया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एनरोलमेंट कहलाता है टोटल रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन एनरोलमेंट। यानी आप अगर देखेंगे कि अगर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, मान लीजिए आपके यहाँ पर सेक्स रेशियो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, में पहले भी आप लोगों से बात किया कि अगर मान लीजिए कि 900 है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो एनरोलमेंट है उसमें भी वो 0.9 के आसपास आना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो 0.99 नहीं आता है कई जगह पर। जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक तो ठीक है, जो ही हम सेकेंडरी में आते हैं आपको ये काफी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे दिख जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अलीराजपुर, आगर मालवा, जहां की ये बहुत कम है। यानी क्या बता रहा है कि जैसे आगर मालवा है तो 68 है, 0.68। इसका मतलब है कि सेकेंडरी लेवल पर यदि 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 68। इसका मतलब लड़कों की तुलना में लड़कियां 32 कम हैं, यानी बहुत ज्यादा गैप है। मुरैना के अंदर क्या हो रहा है, यदि 100 लड़के हैं तो 58, यदि 100 लड़के हैं तो 58 ही लड़कियां हैं, जबकि होना बराबर चाहिए। या अगर सेक्स रेशियो मान लीजिए 900 है वहां का, उस डिस्ट्रिक्ट का, तो 100 अगर लड़के हैं तो लड़कियां 90 होना चाहिए। अगर 90 और अभी ये यहाँ पे 58 आ रहा है, इसका मतलब अभी भी 32 है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा आउट ऑफ स्कूल नहीं है। पहले भी मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि हम कितना भी कहें, हमारे आंकड़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि हमारी सिचुएशंस किस तरीके की हैं। तो ये दूसरा चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने हर एक इंडिकेटर्स को कहीं ना कहीं कलर कोड के माध्यम से दिखाया है, ताकि आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकें। मैप में यदि आप इनको दिखाएंगे तो बहुत सुंदर अलग से दिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मैप में भी नहीं डाल पाए और अगर ऐसे भी कलर कोडिंग करके हम बात करेंगे तो हमें सिचुएशंस का यहाँ पर पता चलेगा। तो ये इंडिकेटर्स हमने आपको कुछ बताए हैं, आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा। फिर हम जब अगली एक दिन फिर हम बैठेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, तो आपकी जो समस्या होगी या जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। तो ये पूरा आपने देखा कि एक ही जब आप क्यूरी के माध्यम से निकालते हैं तो आप पूरा का पूरा हर एक इंडिकेटर्स को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये अभी हमने आपको स्टूडेंट फ्लो का बताया, ये रिपीटर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए जो मैंने बताया था कि स्कूल वाइज डेटा, तो ये क्यूरी है आपको दी है यहाँ पर हमने, स्कूल वाइज क्यूरी फाइनल। ये ध्यान रखना, ये 2019-20 के लिए है। 18-19 की क्यूरी में आपको इसमें अभी थोड़ी देर में अलग से डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सेशन खत्म होने के करीब 1 घंटे बाद आप जो ड्रॉप बॉक्स का लिंक दिया था हमने, उसको आप एक्सेस कीजिएगा, तो आपको सारा मटेरियल इसके अंदर और जो भी होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये क्यूरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्यूरी आप पूरी की पूरी आपके यहाँ पर है, पूरी बनाई हुई है आपके लिए। तो आप इसको रन करेंगे और इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो डिस्ट्रिक्ट के साथी हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है, आप सिंपल इसके अंदर जा करके और आप इसको रन करवा दीजिए, तो आपको स्कूल वाइज डेटा मिल जाएगा। तो जैसे सॉरी, ये स्कूल वाइज डेटा आपका मिलेगा। वो स्कूल वाइज डेटा की एक झलक मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी हेवी फाइल है क्योंकि 1 लाख स्कूल का डेटा है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो इस प्रकार से आप क्यूरी के माध्यम से आप अपने लिए जो डे टू डे की जरूरत है, और फिर हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आप पाइवेट टेबल को यूज करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट की टेबल्स बना सकते हैं ब्लॉक वाइज, और उसको आप प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन को, और उसको आप आराम से अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम इसमें ओपन करने में लगेगा, लेकिन ये जो ये इतना ओपन होता है इतने में आपको बता देता हूँ। मैं आपको 4 क्यूरी में आपको दे रहा हूँ। पहली क्यूरी में आपको एनरोलमेंट बाय ग्रेड एंड सोशल ग्रुप निकलेगा, यानी SC ST OBC जनरल मुस्लिम का ग्रेड वाइज एनरोलमेंट और बॉयज गर्ल्स एनरोलमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप उसको 0.6 कर दीजिएगा तो ब्लॉक वाइज हो जाएगा। इनरोलमेंट रेशो के लिए जो हमें एनरोलमेंट की जरूरत होती है वो एक ही में आपको आ जाएगा यहाँ पर
फिर आप उसको टेम्पलेट में डाल दीजिएगा। रिपीटर्स की जरूरत हमें पड़ेगी स्टूडेंट फ्लो के लिए, वहां से आ जाएगा। ये स्कूल वाइज क्यूरी जो अभी हम आपको देख रहे हैं, मैं रिजल्ट डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये क्यूरी कैसे निकला और क्या हुआ, क्योंकि अदरवाइज टाइम लगेगा। ये देखिए, ये ओपन हो गई है मेरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्कूल वाइज मध्य प्रदेश में जो 1,33,375 स्कूल है, उसकी ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल के अंदर, एक ही शीट के अंदर हम दे रहे हैं। एक स्कूल के लिए एक रो है, जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, स्कूल का मैनेजमेंट क्या है, स्कूल की कैटेगरी क्या है, लोकल है, अर्बन है, टाइप क्या है, उसका एस्टेब्लिश क्या हुआ है, कौन सी ग्रेड से कौन सी ग्रेड तक का है, अप्रोच रोड है या नहीं है ना, डिस्टेंस क्या है, बोर्ड क्या है, वर्किंग डेज क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका क्या है, शिफ्ट है या नहीं है, बोर्डिंग है कि स्कूल है या नहीं है, विजिट हुई या नहीं हुई है, इंस्पेक्शन, ये सब वेरिएबल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर टॉयलेट बॉयज कितना है, फंक्शनल कितना, जो अभी पंकज ने बात किया था कि देखिए यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि 1,76,941 टॉयलेट हैं, उसमें से 1,69,000 जो है वो फंक्शनल है। इसी तरीके से गर्ल्स का कितना है, तो ये आप आराम से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। टॉयलेट का, इंसिलेटर्स का, ड्रिंकिंग वाटर के, लाइब्रेरी की बुक्स, पीपी के स्टूडेंट्स, और आगे जाकर के हमने इसको सीपी से आगे जब आप जाएंगे तो हमने इसको रिकोड किया है कि ये स्कूल कौन से मैनेजमेंट कैटेगरी का है। तो आपको पता है वहां पे अलग अलग कोडिंग है कि 1 और 2 और 3, और इन सबको एक डाल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल, सेकेंडरी लेवल का स्कूल है, आरटी के अंदर आता है या नहीं आता है ना, और रूरल अर्बन। ये फिर इसके बाद इनरोलमेंट है यहाँ पर, प्राइमरी उस स्कूल के अंदर प्राइमरी का कितना है, अपर प्राइमरी का कितना है, कितने टीचर वहां पर हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 मेल हैं पहले स्कूल में, चारों मेल ही हैं। और फिर ये पार्ट टाइम वगैरह वगैरह, टीचर कौन सी में पढ़ाता है, सिंगल टीचर स्कूल है या नहीं है, टीचर गैप जो हम आरटी का एनालिसिस करते हैं, आरटी की जो पैरामीटर सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ही शीट के अंदर हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली। एक क्वेरी आप चलाएंगे और आपको काफी सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसको टेबल में बनाइए, उस टेबल के हिसाब से आप इसको अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेरी भी मैंने आपको दिया है, और आपको टेम्पलेट जो मैंने आपको बताया ये भी मैंने उसके अंदर डाल दिया है। तो आपको मुझे लगता है कि काम करने में आसानी होगी, और थोड़ी बहुत मुझे नहीं लगता कितनी मदद मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको डेटा का विश्लेषण करने में, डेटा को देखने में, इसमें आपको इसमें मदद मिलेगा। तो अब आपके कोई प्रश्न हो, कोई सप्लीमेंट क्वेश्चन आपके हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा। दीपक जी, हम थोड़ा 10 मिनट के लिए हाँ ये, कर लीजिए ताकि थोड़ा सा फीडबैक भी मिल हाँ जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आया है। काफी सारा मैंने बोला है। ये बेतुल पूछ रहा है कि हाउ टू गेट डेटाबेस और डीएमपी फॉर 2019-20। दीपक जी प्लीज आप जवाब दीजिए। बैतूल से चलिए, मैं इनसे बात करके उनको जो सभी जिलों के लिए बना दूंगा। हाँ तो हाँ हाँ, तो उससे ये रहेगा कि आसानी से देख पाएंगे। और बिल्कुल। 1 मिनट लगेगा, मैं यहाँ से डेटा शेयर करके भी उनको एक बार दिखा देता हूँ। वो हाँ भी दिखा दी, मैं एक मिनट में बंद कर देता हूँ अपना अभी शेयरिंग। आप कंटिन्यू रखिए, मैं यहाँ से उनको देख के दिखा भी देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ ताकि आप दिखा सकें ये। ठीक है। हाँ हाँ, अतुल जी कह रहे हैं हाउ टू रन क्वेरी। अतुल जी शायद मेरे ख्याल से भोपाल से हैं। सीहोर से हैं सर। और सर मैं अपनी रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अभी अलाउ नहीं कर रहा है। अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, एक मिनट, शेयर बटन पे नहीं आ रहा है। एक मिनट, अब आप देखिए, अब नहीं, अभी शेयर वाला डिसेबल नहीं है। नहीं, आप तो को होस्ट हैं सर, आपको तो अलाउ करना। एडवांस शेयरिंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट। एक मिनट, शेयर स्क्रीन, एप्लीकेशन। एक मिनट। अब आप देखिए, हाँ, अभी शायद आ गया जी। आ गया ना, ठीक है, थैंक यू।
अभी ये देख पा रहे हैं क्या मेरा स्क्रीन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्क्रीन दिख रहा है, यूडाइस प्लस दिख रहा है। यू डाइस का कौन सा वाला स्क्रीन दिख रहा है जिसमें ये स्कूल कंपैरिजन स्टेटस वगैरह है, यही है ना? हाँ, एक स्कूल वेलकम टू यूडाइस प्लस। नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, ये दूसरा चाहिए था। हाँ ये जा नहीं रहा था। हाँ। नहीं सर, कुछ क्लोज वो उसमें करने में इशू है। आया सर, एक मिनट ठीक है। नहीं नहीं, ये फिर से वही चला गया है। सर ठीक है, ये आ गया सर। हाँ नहीं, ये भी फिर वही आ रहा है सर, ये मैं कर देता हूँ। हाँ, अब ये अब आ स्क्रीन रहा देख। है, अब दिख रहा है, बिल्कुल अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बॉस। हाँ जी। तो ये मैंने जो डेटा एंट्री यूजर का जो लॉगिन होता है, मैंने वहाँ से लॉगिन किया है। और यहाँ से लॉगिन करने के बाद आप जब प्री फिल्ड डीसीएफ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ सबसे नीचे जाकर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको 18-19 का डीबी बैकअप भी मिलेगा और 19-20 का भी डीबी बैकअप मिलेगा। इसी तरह से इसको कैसे रिस्टोर करना है, कैसे आपको पावर बिल्डर और पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है और उसमें कैसे डेटा हम्म करना, सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। हम्म। तो ये पोर्शन है जहाँ से जाके आपको डेटा ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेटा एंट्री मॉड्यूल में हमें लॉगिन करना है। प्री फिल्ड डीसीएफ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पर आपको ईयर वाइज डंप मिल जाएगा। जिले चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। पूछ सकते हैं कि अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिस्टम पे पोस्टग्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है और अपना डीएमपी लेकर के उसको यूज नहीं किया है। तो जिले थोड़ा सा बताएंगे जिन्होंने अपने जिले की डंप फाइल डाउनलोड किया है और पोस्ट लिस्ट में उसको इस्तेमाल किया है अपलोड करके। हैंड रेज करेंगे आप। कुछ जिले हैं जिन्होंने ये डंप फाइल को यूज किया है। बैतूल जिला, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं? आप देख पा रहे हैं कैसे डंप मिलेगा आपको? कई जिले कह रहे हैं उन्होंने ये नहीं किया है, मगर ये सारे ब्लॉक एमआईएस के हैं। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एमआईएस इन्होंने भी नहीं किया है। ओके, डिस्ट्रिक्ट सतना इन्होंने भी नहीं किया है। ओके, डीपीसी इंदौर इन्होंने भी नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से अगर आप चाहें तो समझ लें, आपको यूडाइस पोर्टल के डेटा एंट्री मॉड्यूल में लॉगिन करना है। जब आप वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको याद होगा, जब आपने प्रीफिल्ड डीसीएफ डाउनलोड किया था, उस बटन पे क्लिक करिए, स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर एक डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन में आपको पिछले वर्ष की डंप फाइल और इस वर्ष की डंप फाइल मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर रीस्टोर प्रोसेस दी हुई है। ये रीस्टोर प्रोसेस में आपको ये बताया गया है कि पोस्टग्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, उस पोस्टग्रेस में आपको डंप फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ दी हुई है। मान लीजिए अगर जिले, आप में से कोई जिले अगर हमको नहीं ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको एनी डेस्क पर लेकर उनका सिस्टम यहाँ से हम एक्सेस करके उनको ये बता देंगे, सिखा देंगे। तो हम लोग इसके लिए एक दिन का प्रोग्राम रख सकते हैं। तो जो इन जिलों को भी इसकी आवश्यकता हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार जरूर बता दीजिए।
गणेश सर आप आगे कंक्लूड करें सर। गणेश सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है दीपक जी। जी। तो सर अभी हमने इनको एक तो तरीका बता दिया है कि डंप फाइल कहाँ से मिलेगी और कैसे इसको डाउनलोड करना है। आगे के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम अपने लेवल पर स्टेट लेवल पर ही कोऑर्डिनेट करके उनको हम सिखा देंगे। गिरीश जी आप लिख रहे हैं कि आपको बैकअप अवेलेबल नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इन्हीं टेस्ट पे अपना सिस्टम दीजिएगा तो हम लोग एक बार उसको देखकर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करेंगे। ब्लॉक MIS रतलाम लिख रहे हैं कि 18-19 का डंप अवेलेबल नहीं है। अगेन आप मुझे यूजर पासवर्ड अगर आप देंगे अपना सिस्टम शेयर करेंगे तो हम आपको दिखा उसको कहाँ से लेना है और क्या प्रोसीजर है वो आपको दिखा देंगे। गणेश सर आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दीपक जी अच्छी बात है ये मतलब मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग कि अ, मतलब पहले सब चीजें अपने हाथ में थी, डेटा भी हमारे हाथ में था, सब कुछ था, है ना। अब चूंकि ये डेटा ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस नीचे आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सीखने में और करने में दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक अपने सिस्टम के ऊपर अगर यूज नहीं किया है तो प्लीज आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और रीस्टोर कर लीजिए। और साथियों मैं एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों ने भी बरसों यूडाइस के साथ काम किया है, मैंने भी कुछ समय काम किया है, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि ये जो सिस्टम है, चाहे कितनी भी इसके अंदर ड्रॉबैक्स हों, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि डेटा का रीस्टोर होने में बहुत टाइम नहीं लगता। जैसे उस समय आपको पता है यूडाइस सॉफ्टवेयर में बहुत सारा में टाइम लगता था और बहुत सारा प्रोसेसेस करना पड़ते थे। जैसे मैं मेरे जैसा जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति है वो भी एक बार जो अभी दीपक भाई ने डॉक्यूमेंट बताया उस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके और रीस्टोर कर सकता है, तो आप तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत आसान है, मतलब ठीक है ना। ये अपने लिए काफी अच्छी बात है। और दूसरा ये जो कुछ साथी कह रहे हैं कि ये जो कोड, तो भैया मेरे ख्याल से इसमें 4 5 4 3 2 ही रखना होता है। चेंज वेंज कैसे करें आप मेरे ख्याल से दीपक भाई इसको अभिषेक से बात करके अगर कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो अभिषेक से बात करके इसको कर लेंगे। ये दमोह भी कह रहे हैं कि और प्लस ये राजगढ़ और उज्जैन सब ये कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, मतलब ये दीपक आप बता रहे हो कि अवेलेबल है और ये कह रहे हैं कि नहीं अवेलेबल है, तो क्या स्टेट लेवल के लॉगिन पर अवेलेबल है केवल? नहीं और नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट MIS यूजर के लॉगिन पर ही अवेलेबल है और ये शायद उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक बार और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बात करके उनके यूजर पासवर्ड देकर एक्सेस करके हम उनको बता देंगे। हाँ और हाँ क्या है कि हम एक 2 घंटे का कोई सेशन भी रख लेंगे अभिषेक के साथ। हाँ हाँ हाँ। वो आप पूरा एक हैंड्स ऑन करके आपको ये बता देंगे कि भाई किस तरह से इसको वो करना है, तो वो वहाँ पर देख पाएंगे। ये कौन से जिले का है सर? ये भारत सिंह चौहान, अच्छा रतलाम का है। ओके ठीक है, ये उन्होंने अपना स्क्रीन शॉट भेजा है। ठीक है, तो आप एक्चुअली इनमें अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड में भी सिर्फ एक ही कुछ पड़ा हुआ है, हाँ प्लीज
यदि यहाँ पर खाली आ रहा है, कैसे खाली आ रहा है पता नहीं। हाँ, बस ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ एक बार हम इसके लिए सेशन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा, अच्छी बात है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप को मैंने ये टेम्पलेट और ये सारी चीजें, क्यूरी और ये सब आप लोगों को अभी मैं ड्रॉप बॉक्स पे डाल दिया है। काफी साथी हमें लिंक के लिए कह रहे हैं, तो मैं 1 मिनट लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको यूज कीजिए। जिन साथियों के पास अगर ऑलरेडी है, उन्होंने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया है, तो प्लीज आप उसको यूज करके देखिए। और कोई भी दिक्कत आपको आए तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई ज़्यादा उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। मतलब आमतौर पर अगर कहीं मीटिंग्स वगैरह में है तो ही हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल हमेशा फ़ोन उठा लेते हैं। तो आप जरूर संपर्क कर लीजिए। ये लिंक आप लोग काफ़ी टाइम से लिंक का कह रहे थे, तो ये लिंक मैंने दिया है। इस लिंक में हमने जो लिंक अभी आपके साथ शेयर किया है, मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि क्या क्या मटेरियल है और कहाँ कहाँ मटेरियल है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि एक बार क्लियर हो जाए सबको। ये ड्रॉप बॉक्स का जो लिंक अभी आपको दिया है मैंने, फोल्डर का नाम है यूडाइस ओरिएंटेशन एमसी। तो इसमें अंदर सबसे पहला फोल्डर है डेटा विजुअलाइजेशन का। मैं लिस्ट के रूप में बता रहा हूँ। दिख रहा है आपको ये ड्रॉप बॉक्स का जो दिखा रहा हूँ मैं, ड्रॉप बॉक्स का दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है गणेश जी। ठीक है, थैंक यू। जो डेटा विजुअलाइजेशन का जो टूल है वो आपको दिया था पूरा, ये पूरी फोल्ड फाइल है वहां पर, इसको यूज करना है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि इसकी मल्टीपल कॉपीज आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। पेन ड्राइव में यूज करिए, कहीं भी यूज करिए, बट एक मास्टर फाइल आप अपने पास रख लीजिए, फिर आप कितनी भी इसकी कॉपीज करें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें हमने एक नई फाइल ऐड की है, इसकी यूजर गाइड है। ऐसे तो मैंने आपको बताया है, फिर भी इसके अंदर इसकी यूजर गाइड है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कल हम लोगों ने डेटा को देखा है, करा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना टाइम सीरीज में डेटा इकट्ठा कीजिए, कुछ इंडिकेटर इकट्ठा कीजिए ब्लॉक वाइज, और इसको इस सिस्टम के अंदर डालिए। और फिर आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आप कर चुके हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे इतना काम कर लेंगे, इसके एडवांस वर्जन है। मतलब एडवांस का मतलब यह है कि इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहला चीज इसमें यह होता है कि अभी हम लोगों को प्रत्येक इंडिकेटर के लिए जब हम ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। हमें जो कलर हैं, जो लीजेंड के कलर हैं, उन लीजेंड के कलर्स को हम लोगों को 1 मिनट, काफी सारे मैसेजेस हैं, क्या बात है। वो ये कह रहे हैं कि लिंक शेयर करने में एरर आ रहा है 404, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा। नहीं, मैं मेल के थ्रू भी पता नहीं, मैं एक एक्सेस कर, मतलब ड्रॉप बॉक्स को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको? हाँ मैंने भी किया था तो अभी एरर आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि ये क्यों आ रहा है। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं वी एक्सप्रेस के थ्रू इसको आपको भेज दूंगा, कोई बड़ी डील नहीं है एक्चुअली, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसके अंदर जो एडवांस ऑप्शन है, उसमें यह है कि अभी जैसे मान लीजिए कि आपको जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन आप कलर सेट करना चाहते हैं कि भाई इसका रेड है, इसका पीला है, इसका ये है, इस वैल्यू पे इतना है हर एक इंडिकेटर का, तो वो भी हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर सोर्स का नाम देना चाहें कि ये यूडाइस से है, वो दे सकते हैं। आप अगर ये चाहें कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना है, मिनिमम क्या है, वो आप देना चाहें, तो उस तरीके से आपके पास काफी सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर गाइड हमने आपको दिया है, तो इस यूजर गाइड का आप उपयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग टेक्निकल हैं तो और अच्छी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आगे जाकर के इसका एक और फायदा होता है कि इसको आप इवन चाहें कहीं जो हमारे साथी हैं उन्होंने इसको नेट पे भी डाला है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 5 साल का डेटा लिया और उस 5 साल को डेटा को ला करके आपने इसका वेब वर्जन बनाया, तो इसका एक वेब वर्जन भी, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ये चाहेगा आगे कि मुझे इसका, मैं अपने कलेक्ट्रेट की जो वेबसाइट है उसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो आप उसको, उसका वेब वर्जन भी इसमें हम छोटी सी सेटिंग इसके अंदर भी होती है, अलग से भी हम आपको बता सकते हैं। तो आप इसको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वेबसाइट के अंदर भी आप इसको, या जो भी आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहां पर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये पहला जो चीज है। प्रेजेंटेशन
यहाँ पर ये है। और अभी मैं जामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे आज तीनों साथियों ने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अगर वो प्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसी फोल्डर के अंदर इसको डाल देंगे, ताकि वो लोग सब लोगों को वो अवेलेबल हो जाए। फिर इसके बाद ये मैं आपको हाँ गणेश सारे प्रेजेंटेशंस शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते ठीक है, थैंक यू जामी। उसके बाद ये टेम्पलेट और क्यूरी है, जो मैंने आपको बताई है कि क्यूरी जो 4 क्यूरीज हमने आपको दी है, वो क्यूरीज यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है, वो यूज कर दीजिए। साथ में मैं एक काम करता हूँ कि बेसिक क्यूरी भी मैं डाल देता हूँ कुछ, ताकि काफी सारे लोग हैं जो पहली बार अगर इसको यूज करेंगे, तो एक कुछ बेसिक क्यूरी भी डाल देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ स्कूल, बाय मैनेजमेंट, इनरोलमेंट, उस तरीके का कुछ बेसिक 2-4 क्यूरी डाल देता हूँ, ताकि वो आप लोगों को सीखने में आसानी रहेगी। अभी ये थोड़ी बड़ी बड़ी क्यूरीज हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट भी अभी जो मैंने आपको बताया सारे टेम्पलेट है, और आप उसको हिसाब से, आप अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला है, आप अपने ब्लॉक इसके अंदर डाल दीजिएगा। दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो 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 इसके अंदर 10 तक हमने दिया हुआ है, यानी 10 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर मान लीजिए कई जगह 13 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक है, तो आप लास्ट वाले से छोड़ के सेकंड लास्ट पे आप जाकर के उसको इसकी इंसर्ट कर दीजिएगा, रोज जितनी आपको जरूरत है। जहां पर कम है वो डिलीट मार दीजिएगा, तो ये आपका टेम्पलेट अच्छी तरीके से इसमें क्रिएट हो जाएगा। जितना आप यूज करेंगे उतनी आपको क्लियरिटी होगी और हम आपको उसमें मदद कर सकेंगे। जो ये एग्जाम्पल डेटा एंट्री का, ये डेटा विजुअलाइजेशन टूल का मैंने जो बनाया था, उसका एग्जाम्पल है, आप लोगों को यूज में है। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूं क्वेरी का, उसका यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर जो 2 चीज आपके साथ, सिर्फ एक 10-15 मिनट का हमारे पास समय बचा है। तो रिटेंशन रेट पर कल हम लोगों ने बात किया था, तो मैं पूरा रिटेंशन रेट का जो टेबल है, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होता है वो हमारे ही यूडाइस का दोनों होता है। कई बार हम इनरोलमेंट रेशियो पर ये बात कहते हैं कि इनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमारा पॉपुलेशन सही नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो रिटेंशन वाला जो मामला हमारा है, वो तो हमारा ही डेटा है, यानी 5 साल पहले या 7 साल पहले का अपना डेटा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिटेंशन है, वो रिटेंशन में किस तरह, कल हमने इस पे रिटेंशन पे पूरा प्रेजेंटेशन देखा था। तो मैं आपको ये पहली बार पहला जो शीट है वो प्राइमरी का बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमें रिटेंशन का मतलब ये होता है कि 5 साल पहले, मतलब 4 साल पहले, क्योंकि 5वीं में बच्चा है, 4 साल पहले ग्रेड 1 का कितना एनरोलमेंट था और आज 5वीं का कितना है, तो वो हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले हमने शीट में क्या लिया है, इनरोलमेंट ग्रेड 1 15-16, ये दिख रहा है सबको क्लियर यहाँ पर दीपक जी? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये एक इनरोलमेंट का आपको दिख रहा है, और ये इनरोलमेंट आप देख रहे हैं बाय सोशल ग्रुप हमने लिया है, जनरल कितना है, एससी कितना है, ओबीसी कितना है, मुस्लिम कितना है, और टोटल कितना है। तो ये हमने कहां से लिया, अपनी डाइस से 2015-16 के उससे लिया है। इसके बाद हमने, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है पूरा का पूरा। उसके बाद हमने क्या किया है, 2019-20 में कक्षा 5 का एनरोलमेंट लिया, ठीक है ना, और इसको इसके रिपीटर्स लिए इसी तरीके से। तो अब ये हमें कहां से मिला, आपको याद होगा कि हमने अभी स्टूडेंट फ्लो का लिए एनरोलमेंट बाय ग्रेड लिया था, और उसको बाय अलग अलग जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी लिया। वहीं से हमने ये डेटा को उठाया है, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप इसको उसी थ्योरी के माध्यम से जो निकल के आया रिजल्ट, वहां से हमने निकाला। और यहाँ पर ये रिपीटर्स निकल के आए हमारे, ये रिपीटर्स भी हमने रिपीटर्स वाली टेबल से निकाले, कक्षा 5 में कितने रिपीटर्स हैं। और यहाँ पर फिर ये फार्मूला लगा हुआ है। तो जो कल हम लोगों ने चर्चा किया था, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने इसको कलर किया है, और आप देख सकते हैं कि कौन से समुदाय का, कौन से ग्रुप का क्या स्टेटस हमारे सामने है। तो ये मुस्लिम का है, टोटल का आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये कलर का ये फायदा होता है कि हम तुरंत यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि 90% से ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि 53 डिस्ट्रिक्ट, जो 52 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उनमें से 35 डिस्ट्रिक्ट में हमारा रिटेंशन रेट जो है वो 90% है। अब मेरा जो यहाँ पे पर्पज है कि हम जब प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम 100% तक पहुंचे।
अगर हमें ये देखना है कि कौन सा समुदाय पीछे हुए है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे मुरैना है, अब मुरैना के अंदर ओवरऑल तो 90% है, लेकिन जब आप मुस्लिम में जा रहे हैं, वहां पर मुस्लिम ग्रुप के अंदर देख रहे हैं तो 60% दिख रहा है। और उसी का फर्क यहाँ पर आ रहा है कि जो जनरल है उस जनरल का यहाँ पर 83% आ रहा है। उसी तरीके से जो एससी है उसका 78% है। तो ओबीसी का 99% है, क्योंकि ओबीसी काफी बड़ी संख्या में वहां पर है, तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल 90% है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है कि ये जब आपका एनरोलमेंट आ रहा है और आप जब एनरोलमेंट को देख रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो एनरोलमेंट कंप्लीट हो। अगर आपका एनरोलमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो वो एनरोलमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एनरोलमेंट, अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्या वास्तव में यही स्थिति है, डेटा का कुछ इश्यू है, या वास्तव में यही स्थिति है, तो उन दोनों के लिए हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से आप इसको, हम लाल वाले पे जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि भिंड, झाबुआ, बड़वानी, अशोकनगर, अलीराजपुर में ये हमारा 70% से कम है। यानी अगर हम देखें, उदाहरण के लिए मैं अगर झाबुआ का उदाहरण लूं, तो हमें क्या निकल के आ रहा है कि कक्षा 1 के अंदर हमारे 36,000 बच्चे थे। 36,000 बच्चे झाबुआ के अंदर कक्षा 1 में 2015-16 में थे। लेकिन हमारा आरटी क्या कहता है, किसी भी बच्चे को रोकना नहीं है, सभी बच्चों को प्रमोट करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम कक्षा 5 में जा रहे हैं तो हमारे पास कितना निकल के आया, 27,000। और इसका मतलब यह है कि करीब करीब 27,000 बच्चे, 28 मान लीजिए इसको, तो 28,000 बच्चे कक्षा 5 में इन्वॉल्व है, और बच्चे कितने थे, 36,000। यानी करीब 8,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो 5वीं कक्षा पास किए बिना ही सिस्टम से बाहर हो गए हैं। इस तरीके से बड़वानी में जब हम देखेंगे तो 33,000 बच्चे थे, उन 33,000 बच्चों में से यहाँ भी करीब 26,000 बच्चे निकल गए। इसी तरीके से अलीराजपुर, जो कि छोटा जिला है, लेकिन अगर आप इसकी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर 25,000 बच्चे थे, और 25,000 बच्चों में से 25,000 बच्चों में से करीब 20,000 बच्चे, 18,000 बच्चे ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक देखो, आज हम यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ब्लॉक वाइज देखिए, इसको आप अपना क्लस्टर वाइज देखिए, और उसके आधार पर आपको ये पता लगेगा कि किस क्लस्टर में हमें किस तरीके का काम करने की जरूरत है। जामी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज ये जो एनिमेशन या जो भी आप अपने स्क्रीन पर कर रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो प्लीज इसको आप मत कीजिए कुछ भी। कुछ साथियों ने हाथ उठाया है, कुछ प्रश्न उनके अगर हैं तो प्लीज बताइएगा। किसी ने हैंड रेज किया था अभी। ये एरर का कुछ इश्यू है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं और उसको सही कर दूंगा, और अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको मैं थ्रू सेंड स्पेस या किसी और माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बोला है आपको, प्लीज इसमें अगर कुछ जो बताया है आपको, इसी तरीके से ये एलिमेंट्री का है। मैं सेकेंडरी पर आता हूं। आपको सेकेंडरी पे मेरे पास सोशल ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि 9 साल पहले की बात है, तो यानी 10/11 का हमें इनरोलमेंट लेना है कक्षा 1 का, तो हमने इनरोलमेंट लिया कक्षा 1 का, और फिर 2019-20 का हमने कक्षा 5 का देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें ऐसे ब्लॉक्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांट लेता हूं जहां ये 30% से भी कम है। आप देख रहे हैं कि यानी ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और वो केवल सेम डिस्ट्रिक्ट होंगे, ये श्योपुर, गुना, झाबुआ, बड़वानी, अशोकनगर, अलीराजपुर, आप देख रहे हैं काफी सारे कॉमन है। तो यहाँ पर अगर 100 बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे 2010-11 में, तो 30 से कम बच्चे पहुंचे हैं। यानी एक एक डिस्ट्रिक्ट का यदि आप उदाहरण यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर ये व्यू की आप देखेंगे यहाँ पर कि 26,000 बच्चे जैसे श्योपुर में थे, तो कक्षा 10 में 6,000 पहुंचे हैं। और आप सोच सकते हैं 26,000 में से केवल 6,000, 26,000 बच्चे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे, तो 6,000 बच्चे पहुंचे।
गुना के अंदर 55,000 बच्चे कक्षा 1 में बच्चे भर्ती हुए थे, तो उसमें से केवल 15,000 16,000 बच्चे पहुंचे हैं। तो ये एक आपको बताता है कि आपको कहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना आप डेटा का एनालिसिस करेंगे, बार बार हम आपको पहले भी बात बताए हैं कि इसको जितना ज्यादा आप विश्लेषण करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ और आपके साथियों की समझ बढ़ेगी। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन ये है कि मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, ये वो नहीं होता है। हमने आपको अभी डेटा विजुअलाइजेशन का भी आपको सॉफ्टवेयर दिया है। प्लीज आप जितना डेटा का आप शेयर लोगों के साथ करेंगे उतना आपको डेटा का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मदद मिलेगा। प्लानिंग में तो मदद मिलेगा ही मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या समस्या है, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है, उनको जरूर आपको समझने में मदद मिलेगा। जो अभी हमने आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसके अलावा भी हम आपसे, जैसे मैंने कहा कि हमारी तरफ से जो हम आपके साथ प्रॉमिस कर सकते हैं कि एक दिन का करीब 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद, जो भी दीपक जी कहेंगे, एक या 1.5 घंटे का और ओरिएंटेशन करेंगे, जिसमें आप लोग जो भी अभी हमने दिया है इसको यूज करिए। यूज करने के बाद कोई दिक्कत आता है आपको तो उसकी हम मदद करेंगे। प्लस ये स्टेट प्लेनेट का आप यूज करिए, इसके अंदर जो भी आपको दिक्कत आएगी उन दिक्कतों को हम हल करने का कोशिश यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो मेरी तरफ से मैं अब अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और दीपक जी को और जामी जी